हाँ जी बेटा, वन बाय वन करते चलेंगे और एक एक वर्ड या एक लाइन लिखने की, इससे ज्यादा नहीं। पहला डिफरेंस क्या है, क्या कह रहा है, लीगल स्टेटस। हेडिंग डालिए लीगल स्टेटस। और इसमें समझे बेटा, अभी अभी हमने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने क्या कहा था कि दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक तीसरी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि ये लीगल पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन। तो लिख लीजिए, पहला पहला पॉइंट, नो लीगल पर्सन। पार्टनरशिप के नीचे लिख लीजिए नो लीगल पर्सन ऑब्लिक नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑब्लिक नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ना तो ये लीगल पर्सन है और ना ही इसको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला है। ठीक है जी। फिर लिखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो तो सिंपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हमको पता है कि जैसे ही एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसको क्या माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। है कि नहीं? थोड़ा बहुत ये पता नहीं पता तो बताओ, थोड़ा सा जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक्सप्लेन करूं जैसे एजेंसी एक्सप्लेन की है। बेटा, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 लेटेस्ट में, 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956। जब कभी भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता था, पुराने जमाने में दो तरह की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होते थे? मिनिमम दो, मैक्सिमम 200। आपने तब पहले 50 भी पढ़े हुए, नो डाउट, 2 और 50। आजकल जो 2013 है उसमें हमारे पास प्राइवेट कंपनी में क्या आ गया, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। 2013 में एक नई तरह की कंपनी और आ गई है आप लोगों के लिए, ओपीसी, 1% कंपनी। नई तरह की कंपनी आ गई है, 1% कंपनी, जो एक ही पर्सन से स्टार्ट हो जाती है, कह सकते हैं। बिल्कुल। सोल प्रोप्राइटर्स फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, उसको लिमिटेड लायबिलिटी में डालने के लिए ओपीसी का फॉर्मेशन लाई गई है। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स चल रही थी और उसकी वजह से क्या होता था, कभी बिजनेस में नुकसान हुआ तो बेचारों के घर तक बिक जाते थे। टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली, टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल एसेट्स, क्या कहा गया कि ओपीसी फॉर्म कर लेते हैं जी। क्या कर लेते हैं? ओपीसी फॉर्म। उसमें एक कंडीशन है कि एक नॉमिनी होना कंपलसरी है। एक नॉमिनी जो मेजर हो, एक नॉमिनी जो मेजर हो, वो कंपलसरी है, और कुछ नहीं। ठीक है जी। तो 3 तरह के फॉर्म आज की डेट में 2013 में हम कंपनीज के पढ़ते हैं। कंपनी का फॉर्मेशन का एक प्रॉपर सिस्टम है। आपको आरओसी से जाकर कंपनी का फॉर्म फिल करके और बहुत सारी जो रिक्विजिशंस है वो सारी सबमिट करने के बाद आपको कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का लेटर मिलता है। और जैसे ही आपको कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप क्या कहलाते हैं, फिर एक कंपनी। और कंपनी के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, सिर्फ इतना फर्क है कि उसके पास हमारी जैसी ह्यूमन बॉडी नहीं है, बट हमारे जैसे वो सारे एक्ट कर सकती है। एक कंपनी, उनके पास सिर्फ हमारी जैसी फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन वो बाकी सारे एक्ट कर सकती है जो हम लोग कर सकते हैं। यानी एक कंपनी बिजनेस के लिए एसेट्स खरीद सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं खरीद सकती। अभी ड्रॉप पढ़ेंगे हम ये। क्यों नहीं खरीद सकती पार्टनरशिप फर्म? क्योंकि उसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है। क्या लिखोगे? मुकेश अंबानी रिलायंस के डायरेक्टर हैं और रिलायंस के नाम से ना जाने कितनी एसेट्स होंगी आज रिलायंस के पास। आप उन एसेट्स के अगर टाइटल के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा होगा, दिस फला फला बिल्डिंग बिलोंग्स टू
रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑनर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। जबकि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, लेकिन लीगल एग्जिस्टेंस है। लीगली वो एक पर्सन है, वो अपने सील के साथ बिजनेस करती है ना? आपने पढ़ा कॉमन सील, तो ये चीज है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर लीगल एंटिटी नहीं। क्लियर सबको? तो पहला हमने क्या लिखा? अपग्रेड करूं? ठीक है जी, सबको क्लियर लीगल स्टेटस वाला पॉइंट? सेकंड लिखें, एजेंसी। एजेंसी अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप में पार्टनर एजेंट है बाकी पार्टनर्स का। क्या कंपनी के अंदर मेंबर एजेंट है? नो। शेयर होल्डर्स एजेंट नहीं होते, वो सिर्फ कंपनी के मेंबर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स के किसी भी एक्ट से बाकी किसी शेयर होल्डर को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। तो लिखिए पहला पॉइंट, उसमें लिखे पार्टनरशिप में लिखो, ऑल पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। लेकिन वहां लिखे मेंबर्स आर नॉट एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स। कंपनी में शेयर होल्डर्स को क्या कहा जाता है? मेंबर्स। ये ध्यान रखना, जो मैंने मेंबर्स वर्ड यूज किया है वो इसलिए कहा है कि वो शेयर होल्डर्स को मेंबर कहा जाता है कंपनी में। मेंबर्स आर नॉट एजेंट ऑफ मेंबर्स। ठीक है? डायरेक्टर हो सकते हैं नेवर। एजेंट नहीं है वो। समझ रहे हैं बात को? वो एजेंट नहीं है, वो वहां पर मैनेजमेंट है। उस तरह से तो अगर वो एजेंट होता तो एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाएगा फिर तो। डायरेक्टर पर्सनली लाइबल कहाँ है? डायरेक्टर अपने एक्ट के लिए लाइबल है, और उसको एक्ट कौन डिफाइन करता है? कंपनीज एक्ट की आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, दैट्स ऑल। वो मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है? नेक्स्ट लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप का प्रॉफिट किसको बंटता है? पार्टनर्स को। क्या कंपनी का प्रॉफिट्स मेंबर्स को बटेगा? नो। उनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। उनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। तो लिख लीजिए, पार्टनरशिप में लिख दीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और उसमें लिखिए members will get the dividend only. Members will get the dividend only. और आपने डिविडेंड के बारे में सुना होगा कि डिविडेंड भी फिक्स नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है। अगर कंपनी की पॉलिसी कह रही है कि हम अभी इस साल डिविडेंड नहीं देंगे, तो यू कैन नॉट मेक फोर्स देम, यू कैन नॉट फोर्स द डायरेक्टर कि क्यों नहीं कर रहे, हमें तो डिविडेंड चाहिए चाहिए। नो, यू कांट डू इट। समझ रहे हैं? पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड कर जाता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलना कंपलसरी है।
लिखो थर्ड नेक्स्ट सॉरी एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिखे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लेकिन वहां पर क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, liability of members will be limited to unpaid amount of their shares, will be liable to unpaid amount of their shares, THEIR वाला their shares, and guaranteed amount in case of limited by guarantee। बेटा गारंटी दो तरह की दी जाती है। guaranteed amount in case of limited by guarantee। guaranteed amount in case of limited by guarantee। ये गारंटी इन केस ऑफ लिमिटेड अमाउंट, सॉरी क्या मैं लिमिटेड बाय गारंटी इन केस ऑफ, नहीं मैंने बोला था गारंटेड अमाउंट इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी। हमने सबने शेयर्स पढ़ा है ना, नॉन कॉमर्स का तो कोई भी नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि आपने शेयर खरीदा कंपनी का 100 रुपए का, और कंपनी ने अभी तक मान लो आपसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 60 रुपए की मांग ली, तो कितना अनपेड अमाउंट है अभी? 40। तो कंपनी के केस में आपकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? सिर्फ 40। ये लायबिलिटी भी अराइज कब होती है ये भी बता दूं, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ये वाइंडिंग अप की बात हो रही है। ये तो हो गया आपका कब? अनपेड अमाउंट शेयर्स के केस में। लेकिन अगर कोई कंपनी बनी हुई है लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी में क्या होता है? शेयर होल्डर्स ये गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप में आई किसी भी सिचुएशन में, तो मैं मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, आपने कहा मैं 20,000 रुपए दूंगा, आपने कहा मैं 30,000 रुपए दूंगा, किसी ने कहा मैं लाख रुपए दूंगा, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो कितनी होगी? अप टू द गारंटीड अमाउंट। तो मैंने ये लिखा ना, लिमिटेड टू गारंटी, गारंटीड अमाउंट तक रहेगी। ये एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। अब लिखिए प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है पूरी, पार्टनरशिप में पूरी अनलिमिटेड है। आपको हो सकता है 12th में आपके टीचर्स ने बताया भी हो कि अगर एक पार्टनर मार्केट से 1 करोड़ रुपए का उधार लेकर भाग जाए तो कौन पे करेगा? जो पकड़ा गया वो लाइबल हो जाएगा। और तो और एक और आपने पढ़ा होगा, मान लो भागा नहीं पार्टनर, फर्म के ऊपर कर्जा हो गया किसी भी वजह से 20 करोड़ रुपए का, मान लो वो 20 करोड़ रुपए के चक्कर में आपके पर्सनल एसेट्स तक बिक जाएंगे। यू हैव टू पे बाय योर ओन पर्सनल बिलोंगिंग्स। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप। बिक जाती है। अब आप ऐसे कहोगे सर ऐसे 20 करोड़ का कैसे आ गया? एक तो बिजनेस से आ सकता है, या आपसे कोई ऐसा भयंकर नुकसान हो गया, आपसे कोई ऐसा भयंकर नुकसान हो गया जिसमें कोर्ट की तरफ से आपके ऊपर एक ऑर्डर आ गया कि भैया 20 करोड़ रुपए पे करो। मान लो हम पार्टनरशिप हम चला रहे हैं और हमारे जो छोटा सा ऑफिस है उसमें 20 एम्प्लॉयज थे हमारे पास, और वो 20 एम्प्लॉय हमारी गलती से मर गए। थोड़ा सा गलत एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए। वो 20 एम्प्लॉयज हमारी गलती से मर गए, उन्होंने हमारे अगेंस्ट केस कर दिया, कोर्ट में केस हम हार गए। फैमिली अच्छा वो कहने सारी केस कहाँ से करेंगे, तो मर गए। अरे फैमिली तो करेगी भाई। 20 लोग थे, 20 लोग थे और सबको मान लो
कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सबको 1-1 करोड़ रुपए दो, सबको 1-1 करोड़ रुपए दो। अब हमारे को लायबिलिटी कितने की आ गई? 20 करोड़ की। अब 20 करोड़ कैसे पे करेंगे हम लोग? अपना घर बेचकर। अरे मान लो हम भी 20 पार्टनर हैं, मान लो हम भी 20 पार्टनर हैं, तब तो चला जाएगा। लेकिन बिक तो गए, किसके चक्कर में? पार्टनरशिप के चक्कर में। यही हमने कंपनी फॉर्म की हुई होती तो हमारी लायबिलिटी किसके लिए होती? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स के लिए, सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अब विजय माल्या साहब क्यों खुश हैं? कहाँ भाग गया? भाग्य का मतलब तो वो होता है जो मिले ही ना। वो तो लंदन की सड़कों में मजे से घूम रहा है, प्रिंस चार्ल्स के बराबर वाली बिल्डिंग में रह रहा है और प्रिंस चार्ल्स के साथ रोजाना मॉर्निंग वॉक करता है। तो कहाँ भाग गया? भागने का मतलब क्या होता है कि आपको मिल नहीं रहा। वो धड़ल्ले से रह रहा है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। वाई? बिकॉज सारा का सारा जो कॉज आएगा किसके ऊपर आएगा? कंपनी के ऊपर आएगा। अगर कुछ उसकी पर्सनल लायबिलिटी बनेगी तब की तब देखेंगे। अभी तो किसकी लायबिलिटी है? कंपनी की। नहीं, ये सेफर साइड देती है हमारी कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। अब वो सेफर साइड है या जनता के लिए, ये बड़ा सोचने वाला मैटर हो जाता है। लिखिए नेक्स्ट। ये हो गया था ना हमारा, प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, क्या पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से बिल्डिंग खरीद सकती है? सर क्यों? लीगल एंटिटी नहीं है इसमें। जब लीगल एंटिटी ही नहीं है तो कैसे खरीद लेगी? तो क्या कंपनी खरीद सकती है? बिल्कुल। रिलायंस के नाम से हजारों बिल्डिंग्स होंगी, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है वो। बस उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, अदरवाइज वो सारे एक्ट कर सकती है। एक ह्यूमन बीइंग की फिजिकल बॉडी वाले काम छोड़कर वो बाकी सारे काम कर सकती है ना। हमारी तरह वो खाना पीना नहीं कर सकती, पानी नहीं पी सकती, चाय नहीं पी सकती, लेकिन सब कर सकती है। बाकी जो एग्रीमेंट्स में हम लोग एंटर कर सकते हैं, हर तरह के एग्रीमेंट में वो एंटर कर सकती है कंपनी। समझ गए बात को? तो लिख लो, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट होल्ड एसेट्स by its name. Partnership firm cannot hold assets oblique property by its name. तो फिर कौन होल्ड करता है? पार्टनर। एक्चुअली मालिक कौन होते हैं? पार्टनर्स। अब हम पार्टनर से, हमने एक बिल्डिंग खरीद ली तो हमें लाइन से सबको खड़ा होना पड़ेगा। आ जाओ जी, पार्टनर नंबर 1, फोटो लाओ, सिग्नेचर करो, थंब इम्प्रेशन दो, आगे पार्टनर नंबर 2, पार्टनर नंबर 3, पार्टनर नंबर 4, सब ऐसे होगा। जबकि कंपनी के केस में क्या होगा? कंपनी की तरफ से एक ऑथराइज पर्सन जाएगा और वो जाकर साइन कराएगा, लेकिन पेपर किसके नाम आएंगे? कंपनी के नाम। ठीक है जी। तो अब इसमें लिख लीजिए, कंपनी के केस में अ कंपनी possess property by its name. Company possess property by its name. फिर लिखो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बेटा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कभी भी प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी कह रहा हूं, अपने शेयर को बिना कंसेंट के ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर मैं पार्टनर हूं और मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूं आपको, मैं पार्टनर हूं किसी फर्म का,
तो पहले मुझे अपने पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपको अपना शेयर बेच सकता हूं। विदाउट कंसेंट आई कांट। तो लिख लीजिए, विदाउट कंसेंट पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर। विदाउट कंसेंट पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स। जल्दी जल्दी स्पीड से जरा। और उधर लिखिए, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। आप तो देखते होंगे शेयर मार्केट में धड़ाधड़ शेयर बिक रहा होता है, किसने खरीदा किसी को नहीं पता, कौन बेच रहा है नहीं पता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑप्शन है तभी तो। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पार्टनरशिप में लिखो, ऑल पार्टनर्स आर eligible to participate in management. All partners are eligible to participate in management. आप किसी पार्टनर को मना नहीं कर सकते कि क्यों आ गया ऑफिस। यू कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट अपॉन हिज प्रेजेंस, कि नहीं तू नहीं आएगा, चल यहाँ से, तुझे बिजनेस करना नहीं आता, मना नहीं कर सकते आप। तो मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है क्या कंपनी के केस में? ना। मेंबर्स को क्या कहा जाएगा, आपका काम क्या है, मैनेजमेंट को अपॉइंट करना। आपका काम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, सिंपल। वंस अपॉइंटेड ऑल वर्क विल बी डन बाय द मैनेजमेंट ओनली। मेंबर जाकर पार्टनर का खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं ये मैं करूंगा, ये काम आप नहीं करोगे ना। आप मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऑल्दो आप शेयर होल्डर हैं, ऑल्दो आप शेयर होल्डर। तो लिख लीजिए, मेंबर्स कैन नॉट इंटरफेयर, members cannot interfere in the management. Next, registration. जब पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी है ही नहीं, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। तो लिख दीजिए, नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी का मैंडेटरी है। मैंडेटरी लिखना उसको, कंपलसरी की बजाय मैंडेटरी लिखना उसे। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते, मैंडेटरी है वो। वाइंडिंग अप, नेक्स्ट लिखिए, वाइंडिंग अप। पार्टनरशिप हम पार्टनर्स हैं, सबके बीच डिस्प्यूट हुआ, दोपहर में सबने खाना खाया और शाम को डिसाइड किया बंद कर दो, अब बिजनेस करना ही, हम सब मिलके बिजनेस नहीं कर सकते। सुबह तक वाइंड अप हो गया। कंपनी के केस में मेंबर्स इकट्ठा हुए, एजीएम चल रही है और सारे शोर मचाने लगे, कंपनी बंद करो, कंपनी बंद करो, तो हो पाएगी क्या? कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक लीगल प्रोसेस से हुआ है, तो कंपनी का वाइंड अप भी लीगल प्रोसीडिंग से होगा। ऐसे नहीं कि आपने जब चाहा तब मना कर दिया, नहीं कर सकते। पार्टनरशिप जब चाहो तब बंद कर लो। ठीक है जी, तो लिखो, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व when partners are agreed. When partners are agreed. जबकि उस तरह के इसमें लिखिए, in case of a company it can be wind up
by the legal proceeding only. By the legal proceeding only. इसने दो वर्ड यूज किए हैं, देखो, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एक क्या क्या यूज किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। तो मैंने क्या लिखवाया आपको कि कैसे होगा इसका एज पर लीगल प्रोसीडिंग। अगर आपने कुछ इलीगलिटी में किया तो ये दोनों बॉडीज हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, आरओसी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है और आपकी कंपनी को वाइंड अप लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू। एनसीएलटी क्या है, जब कंपनी चली जाती है इंसॉल्वेंसी में या कंपनी के अगेंस्ट कुछ केसेस चल रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल ना कंपनीज के केस में, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाने की प्रोविजन रखा गया और उस ट्रिब्यूनल के अंदर कंपनी के केसेस को डिस्कस किया जाता है। वहीं पर जैसे कोर्ट होता है, बिल्कुल कोर्ट है ये, और वहां पर केस लड़ा जाएगा कंपनी के अगेंस्ट और उसी हिसाब से जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा उसको फॉलो अप किया जाएगा। हाँ, अपील में जाने का प्रोविजन है, कंपनी चाहे तो अपील में जा सकती है। दूसरी तरफ आरओसी, आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होता है, जहां पर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगर आरओसी को ही कुछ पता चल गया कि आपका कुछ इस तरीके की प्रोसीडिंग चल रही है कि आपकी कंपनी का वाइंड अप होना कंपल्सरी है, तो आरओसी भी उस तरीके के ऑर्डर्स दे सकता है। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं, अपील का प्रोविजन हर जगह। तो लिखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबरशिप, नंबर ऑफ मेंबरशिप। देखो बेटा, इसमें मिल जाएगा आपका वो आंसर। पार्टनरशिप में लिख दीजिए मिनिमम टू मैक्सिमम 50, मिनिमम टू मैक्सिमम 50। कंपनी के केस में मैंने बता दिया, 3 तरह की कंपनी है। लिखो ओपीसी, पहले लिखो ओपीसी, ओपीसी कैपिटल लेटर में लिखना, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। आगे इसके डाटा डाल के लिख लो, ओनली 1 पर्सन, ओनली 1 मेंबर, ओनली 1 मेंबर। फिर लिखो नीचे प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम टू मैक्सिमम 200, मिनिमम टू मैक्सिमम 200। फिर लिखो पब्लिक लिमिटेड, मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। लास्ट लिखो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हम इसमें पढ़ेंगे, अभी आगे बताएंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। कभी कभी ड्यूरेशन फिक्स्ड हो जाती है, 2 साल के लिए करेंगे, या पर्पस फिक्स्ड हो जाता है, या पर्पस फिक्स्ड हो गया। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाई और हमें कहीं बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर मिल गया, हम पार्टनर बन गए। जैसी बिल्डिंग बनी, पार्टनरशिप डिसॉल्व, आपस में प्रॉफिट बांट। पर्टिकुलर पर्पस के लिए बन सकती है और फिक्स टाइम के लिए बन सकती है। यहां पर क्या मांग रहा है वो, ड्यूरेशन। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो सकती है। आपने पढ़ा होगा, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, क्या हो जाती है फर्म। रिटायरमेंट में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू होती है, अदरवाइज डिसॉल्व। डीड तो डिसॉल्व हो ही जाती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो डीड डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, अब नई पार्टनरशिप बनेगी, तो नई पार्टनरशिप का मतलब आप बताओगे ना कि नई पार्टनरशिप डीड आ रही है,
पुरानी डीड तो खत्म हो गई और हमने क्या कहा था, विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डीड। अब जब डीड ही खत्म हो गई तो अब काय का बिजनेस, वो तो आप तुरंत एक नई डीड बनाते हो और बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? डेथ के केस में भी यही होता है और इंसॉल्वेंसी के केस में भी यही होता है। तो यहां पर देखो साफ लिख रहा है, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। अब वही बात आपकी आ गई, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। रिटायरमेंट में पहले से ही आपने लिखा हुआ है अपनी डीड में कि अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी, बिजनेस को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नई डीड बना लेंगे, खत्म। अब डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो कॉन्ट्रैरी हो गया ना। यही बात डेथ में लिखी हुई है, यही बात मान लो इंसॉल्वेंसी में लिखी हुई है। हालांकि इंसॉल्वेंसी तो दो तरह की होती है, वन पार्टनर और ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो वहां पे तो डिसोल्यूशन कंपलसरी हो गया। वन पार्टनर के केस में आप चाहे तो फिर वही आपकी डीड आ सकती है। तो इसलिए उसने लिखा हुआ पहले, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैरी। मतलब कॉन्ट्रैरी मतलब कि कुछ पहले से ऐसा ना लिखा हो कि जो आप अभी मैं लिखवा रहा हूं कहीं उसको गलत मीनिंग निकल जाए। तो अभी क्या लिख रहा है देखो, लिखो आप सिंपल, इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी। इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी। इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप फर्म may dissolve, may dissolve। आप एक बात बताओ, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से किसी की डेथ हो गई तो कंपनी के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? तो मतलब ही नहीं। हजारों मेंबर्स हैं, रोज मरता होगा उनमें से कोई एक आध, नहीं, कंपनी कभी बंद नहीं हुई। कंपनी तो कहती है कि सारे मर गए तो भी बंद नहीं होगी। क्यों ना? ये कुछ और रूल था, याद करो क्या था। हाँ बोलो बोलो, वही वर्ड है जो आप बोल रही थी, परपीचुअल सक्सेशन। इसे कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन क्या कहता है, चाहे सारे मेंबर्स मर जाएं, कंपनी जिंदा रहेगी। क्योंकि मेंबर अगर मरता है तो उसका शेयर किसको ट्रांसफर हो जाता है, उसके लीगल ईयर को, उसके वारिस के पास चला जाता है ना। तो इसका मतलब मरने का इम्पैक्ट क्या हुआ, शेयर उसके बेटे को ट्रांसफर हो गया या बेटी को ट्रांसफर हो गया, तो शेयर होल्डर तो जिंदा है, इनडायरेक्टली तो जिंदा ही है। अब एक बच्चे ने पूछा था सारी फैमिली मर गई तो, मैंने कहा सोचोगे तो ऐसा खतरनाक लिमिट ही नहीं है कि सारी फैमिली मर गई तो भी अगर सारी फैमिली मर जाती है तो उसका सारा प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास चली जाती है। हाँ समझा नहीं, बताओ। रोलेक्स का तो कौन चला रहा है उसे? तो वही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब कंपनी तो जिंदा है, कंपनी मरी तो नहीं ना। कंपनी नहीं मरेगी, कंपनी नहीं मरेगी, ये बात है। शेयर मर सकता है, शेयर होल्डर मर सकता है, लेकिन कंपनी कभी डेथ नहीं होगी। कंपनी की डेथ तो कब होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी एज पर लॉ, उससे पहले कंपनी की डेथ नहीं हो सकती। तो क्या कह रहा है, क्या लिख रहे थे हम इसमें, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस में आ गया कि पार्टनरशिप में तो रिटायरमेंट डेथ कुछ भी होगी, डिसॉल्व हो सकती है लिखा है हमने, लेकिन वही इसलिए लिखा है में कि चाहे तो डीड बचा सकती है उसे। बट यहां पर जितने मर्जी मेंबर्स की डेथ हो जाए, कंपनी के ऊपर एक परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन को हिंदी में क्या बोलते थे,
कंपनी के लिए अमरता का वरदान। अमर, हमारे हिंदू रिलीजियस उसमें बोलते हैं ना कि कौन अमर है, हनुमान जी अमर हैं, शंकर बोले अमर हैं। मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अमरता का मतलब है जो कभी नहीं मरेगा। तो कंपनी कभी नहीं मरेगी अनलेस उसको वाइंड अप किया जाए एज पर लीगल प्रोसीडिंग। तो कंपनी के केस में लिख दीजिए परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन, आगे डैश डैश डालकर लिख दो जिससे याद रहे कि ये क्या होता है, कहीं भूल जाओ। आगे डैश इसके बारे में लिख दीजिए even all the members could die, even all the members could die but company will never। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग जल्दी से, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, यहां पर हम स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वही है, इसीलिए तो डिफरेंस बता रहे हैं। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, क्योंकि दोनों ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं। पार्टनरशिप में मोटिव क्या है, प्रॉफिट, जबकि क्लब के अंदर मोटिव क्या है, सोशल कॉज, कुछ प्रमोट करना, कुछ वेलफेयर। यही मेरा मोटा मोटा डिफरेंस है। तो फटाफट लिख लेते हैं, पहले लिखो डेफिनेशन में क्या आ रहा है। डेफिनेशन में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं प्रॉफिट मोटिव, ये लिख लो डेफिनेशन में प्रॉफिट मोटिव, जबकि वहां पर क्या है, नॉन प्रॉफिट सोशल कॉज। वहां पर मोटिव क्या है, सोशल कॉज ऑब्लिग प्रमोशन ऑफ सम एक्टिविटी, सोशल कॉज ऑब्लिग प्रमोशन ऑफ सम एक्टिविटीज। आपने क्रिकेट क्लब खोल दिया, तो आपका क्या काम है वहां पर उस क्रिकेट क्लब में, क्रिकेट को प्रमोट करना। आपने बास्केटबॉल क्लब खोला, तो वहां पर आपका क्या मोटिव है, बास्केटबॉल को प्रमोट करना। इस तरीके का, समझ गए बात को। पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा लिखो इसमें फटाफट रिलेशनशिप। दूसरा लिखो रिलेशनशिप। सेम बात है, यहां पर पार्टनर्स कहलाते हैं ये लोग, और वहां पर मेंबर कहलाते हैं। हालांकि कहलाते कंपनी के केस में भी मेंबर ही थे। ठीक है जी, तो लिख लो पार्टनर्स और उधर लिख लो मेंबर्स। ज्यादा डिटेल में नहीं लिख पा रहा, वो अपने आप समझ जाना। फिर लिखो नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में? तो आंसर है यस, क्योंकि प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, पार्टनर्स को। लेकिन क्लब में प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, क्लब को। वहां मेंबर्स को बिलोंग नहीं करती। तो इसमें लिख लीजिए प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पार्टनर्स ओनली, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का तो कोई लीगल एग्जिस्टेंस है नहीं। तो प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, पार्टनर्स ओनली। और वहां लिखिए प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू क्लब ओनली, नॉट द मेंबर्स। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू क्लब ओनली, नॉट द मेंबर्स। एंड लास्ट इसका डिसोल्यूशन, सेम। अगर पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या क्लब मेंबर के अंदर किसी मेंबर की डेथ होगी तो क्लब डिसॉल्व होगा? तो लिख लीजिए
Death of partner may cause the dissolution. Death of partner may cause the dissolution, but उधर लिखिए, उस केस में लिखिए, क्लब के केस में डेथ ऑफ मेंबर विल नॉट कॉज डिसोल्यूशन. ठीक है जी, फटाफट. पार्टनरशिप वर्सेस HUF. पार्टनरशिप वर्सेस HUF. इसमें लिख लीजिए, पहला आ रहा है क्रिएशन. सबसे पहला डिफरेंस है क्रिएशन. पार्टनरशिप कैसे बनती है? बाय एग्रीमेंट. लिख लीजिए, बाय एग्रीमेंट. क्रिएशन में लिख लो पार्टनरशिप के नीचे बाय एग्रीमेंट. और जबकि HUF कैसे बनती है? बाय स्टेटस और बाय बर्थ. बाय स्टेटस, ये एक स्टेटस पहले से डिफाइन करना पड़ता है एक्चुअली, कि हमारा स्टेटस HUF का है. अगर आपने एक बार HUF का स्टेटस डिफाइन कर दिया तो आप HUF के अंदर एंटर हो जाएंगे, है ना. अभी हमारे कोर्स में HUF नहीं है, नहीं तो जब HUF जहां पर आएगा पढ़ाया जाएगा आपको कि कैसे डिफाइन किया जाता है. स्टेटस वंस डिफाइंड तो फिर वो आप हमेशा HUF में रहेंगे. और HUF का रूल है कि जो भी बच्चा जैसी बर्थ होगा उस फैमिली का, वो किसके अंदर मेंबर मान लिया जाएगा? HUF का मेंबर मान लिया जाएगा. लिखिए नेक्स्ट. इसी में लिखिए डेथ ऑफ ए मेंबर. सिम फिर से सेम वही बात है. पार्टनरशिप की डेथ में, पार्टनरशिप के केस में किसी मेंबर की डेथ होगी तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व. क्या HUF डिसॉल्व हो जाएगा? नो. HUF में ऐसा कोई नहीं. लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए डिसोल्यूशन बाय डेथ और वहां पर लिख लीजिए नो इफेक्ट. नो इफेक्ट ऑफ डेथ. नो इफेक्ट ऑफ डेथ लिख लिया. थर्ड, मैनेजमेंट. ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंस है. मैनेजमेंट किसकी होती है पार्टनरशिप में? ऑल पार्टनर्स. देख लीजिए, ऑल पार्टनर्स. जबकि वहां पर कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता बोलते हैं उसको, KARTA, कर्ता. HUF के अंदर जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है? कर्ता. सारी मैनेजमेंट उसकी चलती है, वही डिसाइड करेगा कौन क्या काम करेगा. तुम ये करो, तुम ये करो, सब कुछ वही डिसाइड करेगा. अथॉरिटी टू बाइंड. देखो नेक्स्ट, अथॉरिटी टू बाइंड. इसी का ही है, अथॉरिटी टू बाइंड. हमने भी पढ़ा था एजेंसी पार्टनरशिप में. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से बाउंड कर देता है क्योंकि वो एजेंट है. ठीक है, तो लिखें जरा, एवरी पार्टनर कैन. जबकि इसके केस में क्या कह रहा है? इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन करेगा? सिर्फ कर्ता. कर्ता के अलावा और कोई नहीं. तो ओनली कर्ता कैन बाउंड. फिर लिख लीजिए लायबिलिटी. हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड. यहां पर सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड है और बाकी सबकी अपने शेयर तक लिमिटेड है. लिख लीजिए, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड
एंड कर्ता की अनलिमिटेड है, एंड लिमिटेड ऑफ अदर मेंबर्स up to their share, limited of other members up to their shares in profits, up to their share in profits. नेक्स्ट देखो, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, क्योंकि पार्टनर का तो इक्वल राइट है या उसके अपने शेयर तक राइट है, लेकिन मैनेजमेंट पर तो उसका पूरा अधिकार है। तो क्या पार्टनर कभी ये कह सकता है कि आई वांट टू चेक ऑल अकाउंट्स? पार्टनर के पास फुल राइट्स, और पार्टनर के पास फुल राइट है कि वो डिसोल्यूशन के लिए भी क्लेम कर सकता है। पार्टनर के पास फुल राइट्स है कि वो डिसोल्यूशन के लिए भी क्लेम कर सकता है, लेकिन क्या मेंबर क्लेम कर सकता है एचयूएफ का कि एचयूएफ खत्म करूं? देखो क्या कह रहा है, अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही ऑल्सो सीक्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जबकि यहां कह रहा है ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली से कोई मेंबर सेपरेट हुआ, जैसे पार्टनरशिप को क्यों मांग रहा है, डिसोल्यूशन क्यों सीख कर रहा है? क्योंकि अगर वो मान लो पार्टनरशिप से अलग हो रहा है तो फिर वो कह सकता है कि डिसॉल्व करो। लेकिन एक एचयूएफ में से एक पार्टनर को निकाला जा रहा है, उसके कॉर्पोरेशनर को निकाला जाएगा जा रहा है मेंबर को, तो क्या वो क्लेम कर सकता है कि एचयूएफ को भी डिसॉल्व करूं? करता है वहां पर तो होल्ड, करता डिसाइड करेगा कि अब तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारा शेयर हम दे रहे हैं, और तुम्हारा शेयर देते ही तुम दफा यहाँ से, और उसे दफा कर दिया तो वो अब जॉइंट एचयूएफ को डिसॉल्व करने की डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन पार्टनरशिप में अगर इस तरीके की पोजीशन आ जाए, ही कैन गो टू द कोर्ट और कैन सीक फॉर द डिसोल्यूशन। ठीक है जी, तो लिख लीजिए, ए पार्टनर कैन सीक फॉर द डिसोल्यूशन एंड अकाउंट्स ऑल्सो, अकाउंट्स भी मांग सकता है, डिसोल्यूशन भी क्लेम कर सकता है। जबकि इन केस ऑफ एचयूएफ, मेंबर कैन नॉट क्लेम फॉर द cannot claim for the dissolution of HUF, cannot claim for the dissolution of HUF। नेक्स्ट देखो, गवर्निंग लॉ, जल्दी से गवर्निंग लॉ, वो तो हमें पता है, उनका तो पार्टनरशिप एक्ट है, और ये किसमें आ जाते हैं हमारे? हिंदू लॉ। वो आता है पार्टनरशिप एक्ट में, ये आता है हिंदू लॉ। लिख लीजिए पार्टनरशिप एक्ट और उसमें लिख लीजिए हिंदू लॉ, पार्टनरशिप एक्ट और लिख लीजिए हिंदू लॉ। माइनर्स कैपेसिटी, माइनर्स कैपेसिटी, हम पार्टनर्स हैं, हमारे घर में अगर कोई चाइल्ड बर्थ लेता है तो क्या वो भी पार्टनर बन जाएगा? नहीं बनेगा। जबकि एचयूएफ में जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, वो जन्म लेते ही उसके राइट्स क्रिएट हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं फॉर बेनिफिट्स ओनली, है ना? अगर म्यूचुअल कंसेंट हो तो फॉर बेनिफिट ओनली बना सकते हैं।
लेकिन किसी पार्टनर के घर में किसी बेबी का बॉर्न होना इस बात की गारंटी नहीं है कि भाई तू भी पार्टनर कहलाएगा। पार्टनर पार्टनर है, लेकिन पार्टनर से जुड़े बाकी लोग पार्टनर्स नहीं है। जबकि एचयूएफ के केस में क्या है, जैसी नया बॉर्न हुआ बेबी एचयूएफ का पार्टनर। तो आप इसमें लिख लीजिए। तो आप इसमें लिखें क्या हुआ, बता दो कुछ क्या हो। एनी एनी मेंबर, पार्टनरशिप वाले में, एनी मेंबर हु इज माइनर can be benefit for the benefit can be partner for the benefits only. Any member who is minor can become partner for benefits only with the consent of other partners, with the consent of other partners। एचयूएफ के केस में लिख लो, just just having a birth of a child in HUF, just having a birth of a child in HUF, he will get the status of member. He will get the status of member of HUF। बर्थ होते ही वो HUF का मेंबर बन गया, उसे वेट करने की जरूरत भी नहीं है कि 18 साल की, मेंबर बन गया। नेक्स्ट लिखो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी स्पीड बढ़ाओ, उनका चैप्टर खत्म करा दिया मैंने आज। कंटिन्यूटी देखो क्या कह रहे हैं, जहां किसी पार्टनर की डेथ हुई या पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ या रिटायरमेंट हुई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, कंटिन्यूटी खत्म। लेकिन क्या किसी मेंबर की डेथ होने की वजह से या एचयूएफ के किसी मेंबर की इंसॉल्वेंसी होने की वजह से क्या एचयूएफ डिसकंटिन्यू होगा? ठीक है, तो लिख लीजिए लिखिए जरा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए
क्या बोल रहा था? पार्टनरशिप का लिख रहे थे। इन केस ऑफ डेथ पार्टनरशिप में डिसॉल्व, मे वर्ड लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो आया था ना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी, क्योंकि अगर डीड के अंदर ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर डेथ होगी तो हम डायरेक्ट रेजोल्यूशन नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, अगर इसलिए मे वर्ड लिखवाया है। और उसमें लिखिए देयर इज नो रेजोल्यूशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कॉर्पोरेशनर या मेंबर। कर्ता की डेथ होगी तो नया कर्ता बन जाएगा। हाँ, जो नेक्स्ट मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। जैसी कर्ता की डेथ होगी तो नया कर्ता आ जाएगा, जैसे हिंदू लॉ के अंदर होता है, आपने देखा ही होगा ना, जो घर का बड़ा बेटा या जो भी होगा फिर उसको मुखिया बना देते हैं, वो चीज़ है। कॉन्सेप्ट पूरा सेम वही है जैसे आप लोग नॉर्मली सोसाइटी में देखते होंगे, जिसे कहते हैं ना वो फिर बड़े बेटे को पगड़ी पहना देते हैं। तो बेसिकली पहले कॉन्सेप्ट वही था, पगड़ी वाला कॉन्सेप्ट एचयूएफ वाला कॉन्सेप्ट ही था। अब मान लो घर में 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग रहते हैं, तो उस पगड़ी की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर जब चारों ही अलग अलग रहते हैं तो चारों के चारों पहले ही मुखिया बने हुए हैं अपने घर का। अब उन चारों के फादर की डेथ होने से उन चारों पर फर्क क्या पड़ा? बट वो क्या है कि रस्म में बनी हुई है, अब ये रस्म बनी हुई है तो एज पर रस्म को फॉलो किया जा रहा है। जबकि उस पगड़ी की जो इंपॉर्टेंस थी हिंदू लॉ के अंदर यही थी, क्योंकि पहले सारी जो फैमिलीज थी वो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जो तो बाद में स्प्लिट हो गई है, पहले होती ही सिर्फ जॉइंट फैमिलीज थी। कभी किसी ने सुना था? पहले कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये तो जब से शहरीकरण हुआ और शहरीकरण होकर वो फैमिली स्प्लिट होनी शुरू हो गई, कोई नौकरी के लिए कहीं चला गया। पहले पुराने जमाने में अगर नौकरी के लिए भी जाते थे तो नौकरी के लिए बंदा जाता था वापस फिर वहीं, घर उसका वहीं रहता था। लेकिन अब क्या करते हैं, फैमिली शिफ्ट हो जाती है, अब जॉइंट से बन गई न्यूक्लियर्स, तो ये चक्कर हो गया। तो खैर मैं जो एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस वही है कर्ता का, कि कर्ता साहब गए तो दूसरे कर्ता अपॉइंट हो जाएंगे, ये नहीं कि एचयूएफ खत्म हो जाएगा। हाँ, लीगली उनके पास ऑप्शन है कि चाहें तो उस एचयूएफ को खत्म किया जा सकता है, वो एक प्रोसेस है, फिर वो उसकी भी एक प्रोसेस है।
ऐसे नहीं कि आपने आज मान लिया कि एचयूएफ खत्म, अपने आप से खत्म नहीं होगी, उसकी प्रोसेसिंग है, बकायदा लिखित पढ़त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लिखिए जी, नंबर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या एचयूएफ में कोई लिमिटेशन लगाई जा सकती है? पार्टनरशिप में तो हमने लगा दी 2 और 50 की। अब एचयूएफ है, कोई बड़ी फैमिली चली आ रही है, हमने कोई सिक्किम की साइड में एक फैमिली पढ़ा था कि अकेले उसके मेंबर ही 150 हैं, उसके फैमिली के मेंबर्स। ऐसा कुछ डालना आप। अभी पीछे उसकी डेथ हुई थी तो वो अकेला होलसेल मेंबर था, जो मेन वो था हेड, वो कह रहा है उसके नीचे जो है 150 लोग हैं उसके। हालांकि मल्टीपल मैरिजेस वाला ऑप्शन था उसके अंदर, वो वहाँ का उनका जो सोसाइटी है उसको अलाउ करती है, ये मत सोचना कि दिल्ली में अलाउड हो जाएगा। हाँ जी, तो नंबर ऑफ मेंबर्स का क्लियर हो गया। यहाँ पर है अप टू 50 और वहां पर है अनलिमिटेड। अप टू 50 और वहां पर है अनलिमिटेड। फिर आ जाओ शेयर इन द बिजनेस। लास्ट, इसका लास्ट पॉइंट, शेयर इन द बिजनेस। हमें तो पता ही है वो एज पर डीड होता है, अगर डीड नहीं है तो इक्वल होता है। तो आप इसमें लिख दीजिए शेयर एज पर डीड, शेयर एज पर डीड। जबकि वहां पर आप लिखेंगे देयर इज नो फिक्सेशन इन द शेयर, देयर इज नो फिक्सेशन इन द शेयर। क्यों फिक्सेशन नहीं है? आज फैमिली में 7 मेंबर हैं, सबका शेयर 1/7 1/7 1/7। अब हंसा रहे हो? जो जॉइंट इन फैमिलीज होती हैं वहां पर तो मतलब कब पता चला कि नए नए बच्चे पैदा होते रहते हैं, शेयर चेंज होता रहता है। बड़ी फैमिलीज में यही होता है ना। छोटी फैमिलीज में तो फिर भी नहीं, लेकिन बड़ी फैमिलीज में मतलब फ्लक्चुएटिंग। अभी मेरे को कोई एक गांव के बंदे टकरा गए, वो एचयूएफ चलाते हैं। वो कह रहे हैं हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली में कहता मैं अब ये भूल जाता हूँ कि कौन सा बच्चा किसका है। मैंने कहा बाप रे बाप, इतनी बड़ी फैमिली हो गई है उसकी। अब बड़े गर्व से बता रहा था, मुझे तो हंसी आ रही थी, बड़े गर्व से बता रहा था, कहता जी, कह रहा पता ही नहीं चलता, कहता अच्छा जी। मैंने कहा चलो भाई, तो ये जॉइंट फैमिलीज की बात कर रहे हैं तो इसलिए बताया कि वहां पर शेयर फ्लक्चुएटिंग कैसे है। कहीं आप ये कहो कि सर फ्लक्चुएटिंग कैसे हो गया, तो फ्लक्चुएटिंग के लिए थोड़ा सा फनी तो है, लेकिन अब क्या करेंगे, ये है मैटर, इसलिए वहां पर फ्लक्चुएटिंग रखा गया है। अब छोटी फैमिलीज में तो खैर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एचयूएफ छोटी फैमिलीज नहीं बना सकती, एचयूएफ छोटी फैमिलीज भी बना लेती है बेटा, है ना। जिनके घरों में अगर 7-8 लोग हैं तो भी जॉइंट एचयूएफ बन जाएगा। ये कोई कंडीशन नहीं है कि उतनी बड़ी फैमिली होनी जरूरी है एचयूएफ के लिए। लेकिन मैं एक पुराना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि पहले ये चीज होती थी। आइए नेक्स्ट एक छोटा सा और आ रहा है, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। नहीं खत्म करना भी आज, मत करना है, खत्म करके उठेंगे, ये दिमाग में बिठा कर चलो। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, ये तो बहुत है। आगे छोटा छोटा है, उसमें मैं नाम लिखाकर छोड़ता जाऊंगा, आप चिंता ना करो। उसमें कुछ ऐसी चीज है कि जो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो थोड़ा सा जरूरी है बेटा, क्योंकि ये डिफरेंस आपको पता होने जरूरी है। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। अच्छा वैसे बताओ को ओनरशिप क्या होता है, बिना पढ़े एक जनरल आपके दिमाग में क्या आ रहा है? को ओनरशिप। एक चीज क्या क्या क्या?
हे भगवान, कहाँ से कहाँ ले गया तू तो। कोई लाया जो आज करेगा वो अपना नाम लगाओ। सौरभ भाई नाम लिख और जो एब्सेंट है उसका भी नाम बताओ। निकालो किसी को नहीं देना ना, तो जो एब्सेंट है उसका नाम बताओ। आपका नाम राहुल। और कोई अब वो आंसर ले लो। और उनका नाम क्या था? इशू। और कोई अभी कर रहे हो? नाम बताओ। ठीक है, कर दो। हो गया ठीक है। और कोई? और तो कोई नहीं है ना। अब मुझे एब्सेंटीज के नाम बता दो। जो एब्सेंट है उनका नाम बता दो। अच्छा, अब मेरे को क्या दिया तो बताओ, बनाओ या नहीं बनाओ? फिर आपका नाम बस, और तो कोई नहीं है ना। अब मुझे एक बार एब्सेंटीज का नाम बता दो प्लीज। हाँ जी, यश गुप्ता नहीं है, और अमन और श्रेयस। बस बेटे, को ऑनरशिप होता है जो ऑनरशिप आपको अपने ब्रदर के साथ मिलेगी इन विरासत में, उसे को ऑनरशिप कहते हैं बेटा। हाँ, क्यों, क्या हो गया? अभी ग्रुप तो जाओ। तो को ऑनरशिप एक कॉन्सेप्ट, अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये मत सोचो कि इसके अंदर दो ब्रदर वाली बात दिमाग में रखना। को ऑनरशिप है ना, जब आप अपने घर में बैठे हैं, मान लीजिए, सॉरी,
आपके फादर ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो प्रॉपर्टी को ऑनरशिप में आपके पास आएगी अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, वो है को ऑनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप बनेगी जब आप चाहेंगे, लेकिन को ऑनरशिप इनहेरिटेंस में मिलेगी। आप चाहो या ना चाहो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप अपना शेयर फॉरगिव कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, लेकिन मिलेगा जरूर आपको, वो कहलाती है को ऑनरशिप। अच्छा 15 मिनट दे दो, खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, जल्दी नहीं, जल्दी हो जाएगा खत्म, ज्यादा नहीं। आगे के तो चैप्टर आपके कंटेंट सारे पढ़े हुए आएंगे 12th में। तो बेटा लिख लीजिए जरा जल्दी से, सिर्फ नाम लिखना, फॉर्मेशन पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे होती है, आउट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट लिख लो, आउट ऑफ एग्रीमेंट। फॉर्मेशन पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे होती है, आउट ऑफ एग्रीमेंट। जबकि को ऑनरशिप होती है कैसे, इनहेरिटेंस। यह ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑपरेशन ऑफ लॉ। कोई लॉ आपको आपके ऊपर इम्पोज हो जाता है ऑटोमेटिकली और आपको ऑनरशिप में आ जाती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर देखो क्या कह रहा है, इम्प्लाइड एजेंसी। क्या आपके द्वारा किया गया कोई भी गलत काम, उसके लिए आपका भाई या बहन भुक्तभोगी होगा, वो क्यों भुगतेगा, यस कोई अपने भाई को बिठवाता है। को ऑनरशिप में ऐसा नहीं होता बेटा। जबकि पार्टनरशिप में तो हमने पहले ही कहा एजेंट है, वहां पर एजेंट नहीं है, तो आप इसमें लिख लीजिए पार्टनर इज एन एजेंट, जबकि को ओनर इज नॉट एन एजेंट। इसलिए पहले मैंने एग्जांपल से समझाया है, पार्टनरशिप में एजेंट है पार्टनर, लेकिन को ओनर एजेंट नहीं है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर नेचर ऑफ इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स को, प्रॉफिट, लिख लीजिए प्रॉफिट। जबकि को ओनरशिप में नॉट नेसेसरी, प्रॉफिट इज नॉट नेसेसरी। फिर आ रहा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या पार्टनर अपनी मर्जी से अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आंसर इज नो, विदाउट कंसेंट ही कांट। लेकिन एक ब्रदर अपना शेयर अपनी प्रॉपर्टी का बेच सकता है किसी और को। तो पहले में लिख लीजिए, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट कंसेंट। बट को ओनरशिप में को ओनर कैन ट्रांसफर। तो मैं आपको भी बता दूं, पिछली क्लास में मैंने अपडेट कर दिया, अभी फ्यू डेज बैक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है, इस वाले पॉइंट के अगेंस्ट जा रहा है वो थोड़ा सा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में, फिर से बोल रहा हूं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो आपके फादर के दादाजी की है, आपके दादाजी की नहीं, आपके फादर के दादाजी की। तो कितनी जनरेशन हो गई, 4, चौथी जनरेशन से वो कहलाएगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर आपके 4 ग्रैंडफादर हो गए ना, क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर, 4 ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो आप अपने ब्रदर सिस्टर या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंसेंट के बिना नहीं बेच पाएंगे। अभी फ्यू डेज बैक सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आ गया है, जजमेंट आ गई। आपकी नोटिस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है किसी के पास ऐसी प्रॉपर्टी आए तो अपने घर में बता दे।
लॉ है, मैं लॉ भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं बना के बता रहा। थको मत, थकोगे तो थक जाओगे। अगर आप पढ़ रहे हो 10 बजे से तो मेरे को भी देख लिया होगा, मैं भी तभी से पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने में तो ज्यादा एनर्जी यूज होती है। लास्ट डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। अगले में कोई लिखवाऊंगा नहीं बेटे, पक्का सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आप घर पे भी बुक में ही पढ़ लोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन मीनिंग में लिख लीजिए, यहां पर है प्रॉफिट मोटिव और वहां पर क्या है, सोशल कॉज, बस इतना लिखना है। यहां पर प्रॉफिट मोटिव से बनाया गया है और वहां पर सोशल कॉज। ये एसोसिएशन जब आएगी बात में तो दिमाग में आपको आरडब्ल्यू रखना है अपना, जहां पर भी आप रहते होंगे वहां पर हर किसी के आसपास आरडब्ल्यू होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसको दिमाग में रखना है। एसोसिएशन के लिए, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस के लिए, और कुछ नहीं लिखना। अब इसमें नीचे एग्जाम्पल बता दिया है उसने, एग्जाम्पल क्या है, पार्टनरशिप फर्म का तो कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका एग्जाम्पल आप आरडब्ल्यू लिख देना, कहानी खत्म। एसोसिएशन का एग्जाम्पल में लिख देना RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है जी। आइए बेटा, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ आपने नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना, बहुत आसान आसान से पॉइंट्स है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है, इनकी डिटेल्स कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, सब कुछ आपका पहले पढ़ा हुआ है, आप कहोगे अच्छा ये तो वही है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला नाम लिखना है सिर्फ आपने, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, WIL वाला है, WILL वाला बेटे। एट विल का मतलब होता है जब आपने चाहा तब आपने तब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया एज अ पार्टनरशिप फर्म करके, और जब आपने चाहा तब आपने बंद कर दिया, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, और कुछ नहीं है। अगर किसी का लिखने का दिल है तो जरूर लिख लेना। whenever you wish to start you start it, whenever you wish to dissolve you make it dissolve, that's all, और कोई इसमें नहीं चलेगा। पार्टनरशिप एट विल के अंदर ये चीज होती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर विल। whenever you want to start, whenever you want to dissolve, टोटली ऑन योर विल, ये विल पर चलेगी एकदम। नेक्स्ट लिख लीजिए, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप नाम से पता चल रहा है, आपने कह देना है हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, उसमें डीड में मेंशन होगा डेट, डीड में मेंशन होगी डेट बकायदा, अपने आप उसी दिन खत्म। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल फिक्स हो सकता है बेटा। जैसे हर चीज की अपनी एक टेन्योर होती है, और टेन्योर आप फिक्स कर दीजिए। थर्ड, पर्टिकुलर फिक्स फॉर टाइम, फिक्स फॉर टाइम है, जैसे फिक्स फॉर टाइम है ऐसे फिक्स फॉर पर्पस होता है, तो उसको कह रहा है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है किस चीज के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की, सामने एक बिल्डिंग बनाने का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि जैसी बिल्डिंग बनेगी हम आपस में प्रॉफिट्स बांटेंगे, पार्टनरशिप खत्म। तो पर्पस कंप्लीट, पार्टनरशिप खत्म। पर्पस में फिक्स पीरियड में फिक्स फॉर टाइम ओनली, ये टाइम पर डिपेंड करेगी बेटा, फिक्स फॉर टाइम ओनली। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ये फिक्स फॉर पर्पस हो गई, जैसे वो टाइम के लिए हो, ये किसके लिए हो गई, पर्पस के लिए। ठीक है जी, पर्पस, जैसी पर्पस डन
पार्टनरशिप डन। और लास्ट इज जनरल पार्टनरशिप। जनरल मतलब कोई कंडीशन नहीं, कोई टर्म्स नहीं, सिंपल जनरल ही है। जैसे जनरल प्रोविजन स्टोर, जनरल प्रोविजन स्टोर का मतलब क्या होता है? सब कुछ मिलेगा, आ जाओ, हेलीकॉप्टर के पार्ट चाहिए आप बताओ मैं मंगा दूंगा। यही होता है जनरल, कि जो चाहिए सब मिलेगा। तो जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि आपने बस बिजनेस करने की सोची और बिजनेस स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी फिक्सेशन ऑफ टाइम, विदाउट एनी फिक्सेशन ऑफ पर्पस, यू जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस। जनरल पर्पस कुछ कहना है? लेकिन उसमें विल था, उसमें विल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर थोड़ा सा विल से अलग ले गए। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में भी नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि डीड आपने बहुत पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप डीड वैसे बात करते हैं स्टेट में सिंपल डीड तो वैसे होता क्या है बेटा? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और डीड में सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि क्या काम कैसे करना है, कौन कितना शेयर बांटेगा, और सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। इसने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि उस डीड में क्या क्या होता है। हमारे नाम, पार्टनर्स के नाम, फर्म का नाम, उसके बाद नेचर, बिजनेस कहाँ होगा, सब कुछ डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इतना कुछ लिखना भी नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये भी बस लास्ट टॉपिक है। लास्ट ही है ना शायद, लास्ट है और कुछ भी नहीं लिखना इसमें भी। एकदम से आपको नाम से ही सब कुछ क्लियर रहेगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, समझ लो, घर पे जाके नोट कर लेना जब रिलैक्स्ड हो जाओ। ठीक है, आई नो कि थक गए हो, घर पे जाके लिख लेना। लेकिन एक जो फिक्स करना है ना, दिमाग में मोटिव रखना है तो रखना है, ये कंप्लीट करना है तो करना है। हाँ जी बेटा, देखो पहला पार्टनर बोला है एक्टिव। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बिजनेस की एक्टिविटीज में। तो क्या लिखा हुआ है? हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, वो एक्टिव है। समझ गए? सेकंड स्लीपिंग। स्लीपिंग पार्टनर आपने सुना होगा, वो कौन होता है? जो सिर्फ बैक सपोर्ट करता है, बाकी पिक्चर में नहीं आता। हाँ, तो क्या कह रहा है? हु इज पार्टनर बाय एग्रीमेंट, हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, ऊपर भी एक अच्छी बात थी। एक्टिव पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है कंसेंट से, उसको एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि भाई मैं अब इस पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो गया हूं, कृपया ये सोचकर अब आगे से डील मत करना कि इसमें मैं पार्टनर हूं, अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है ना, अगर उसने ऐसा नहीं बचाया और बाकी पार्टनर ने कुछ काम कर दिया तो भी वो लायबिलिटी ठहराया जाएगा। तो इसलिए उसको एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा। देखो, इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस कि नाउ अब मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, तो मुझे सोचकर ज्वाइन मत करना, मुझे सोचकर मेरे साथ कोई, इस फर्म के साथ कोई एक्टिविटी मत करना। अगर कर दी और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो भी लाइबल हो जाएगा। लेकिन सर जब अगर वो रिटायरमेंट लेगा तो डेट चेंज हो जाएगी ना, तो उसका नाम ही होगा। लेकिन मैं तो नहीं जानता ना, तो इधर तो उसको ज्यादा बहस नहीं करनी भाई। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्ट कह रहा है। एक्ट कह रहा है आपको पब्लिक नोटिस करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस नहीं करोगे तो यू विल बी हेल्ड लाइबल, ये रूल है। अगर एग्रीमेंट में नाम ही है पार्टनर में, आप समझे नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ? आपने डेट चेंज कर ली, मान लो सब कुछ सेम,
आपकी प्रॉपर्टी यहीं पर है, आपका बिजनेस का नाम चेंज नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी कोई आ रहा है और वो ये सोच कर आ रहा है कि योगेश गुप्ता यहीं पर बैठता था तो आपके साथ डील कर गया और वो पैसे लेकर आपके पास गया, फिर क्या करोगे? ये चीज है। वो कह रहा है कि मैं फिर लायबल ना हूं, वो उस पार्टनर को सिक्योरिटी दे रहे हैं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि स्लीपिंग पार्टनर में तो आप जानते ही नहीं थे, तो देखो स्लीपिंग पार्टनर में एग्जाम कर दिया, उसको जरूरत नहीं है, उसको तो पहले से कोई नहीं जानता था, है ना, आप उसको पहले से ही नहीं जानते थे तो इसलिए वो इफेक्ट नहीं डालेगा, वहां उसको जरूरत नहीं है। फिर आ रहा है देखो क्या, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल कौन है? विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। आपने उसमें भी सुना होगा। नॉमिनल पार्टनर कौन बन जाता है गारंटी के केस में? याद करो, हमने सचिन तेंदुलकर को कहा कि भाई साहब आप आ जाओ, हम आपको होर्डिंग वोर्डिंग लगा देंगे और बता देंगे क्या नाम, सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाना शुरू कर दिया यहाँ पर। बच्चे तो इतना शो कराएंगे ना कि सचिन तेंदुलकर मिलेगा वहां पर, उसके ऑटोग्राफ मिलेंगे, लेकिन हमने उसको क्या कहा कि आप सिर्फ नॉमिनल पार्टनर हो, आप, और उसने जो हमारे साथ टर्म्स रखी वो हम उसके साथ रख लेंगे कि भाई आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत। वो कहलाता है नॉमिनल, नाम मात्र का पार्टनर। सर माइनर भी नॉमिनल पार्टनर ही होता है। माइनर होता है फॉर बेनिफिट्स ओनली। माइनर का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर वो है जिसका बेनिफिट आपको मिलने के चांसेस है, आप उसे बनाते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉर्मली कोई नामी गिरामी हस्ती होती है गुडविल की वजह से। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, ये हो सकता है आपका माइनर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइनर, ये कोई भी हो सकता है, फॉर प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है जी। इनकमिंग पार्टनर, जो एडमिशन हो रहा है, जो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसी को बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। तो इसमें तो कुछ लिखाने की जरूरत नहीं। द पार्टनर हु इज गोइंग टू बी एडमिटेड इन योर पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज इनकमिंग। और आउटगोइंग कौन हो गया फिर? जो रिटायर हो गए। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये एक नया टर्म है, इसको समझ लो, ये होता है। तो ये टर्म होती है बेटे होल्डिंग आउट, जिसमें स्टॉपेल लगता है। स्टॉपेल भी पढ़ा था आपने पीछे, आप 3 लोग नए आए हैं, इसमें एक वर्ड सुन लीजिए, ESTOPPEL। देखो वर्ड आ रहा होगा स्टॉपेल, यहाँ पर लिखा होगा इसने फर्स्ट लाइन में ही, लास्ट में लिखा है ESTOPPEL। स्टॉपेल क्या होता है ये समझ लो। ये 3 पार्टनर्स थे, ये लोग इनसे बिजनेस करने आए, ये 3 पार्टनर हैं, ये दोनों इनसे बिजनेस करने आए, तीनों समझना ध्यान से। इन तीनों ने क्या कहा इन दोनों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि योगेश सर हमारे पार्टनर हैं, आ जाओ आ जाओ। अब इन्होंने सुना कि योगेश सर पार्टनर हैं, इनको फेथ हो गया इन पर, और मैं वहीं बैठा हूं, मैं भी आराम से वहीं बैठा हूं चेयर डालकर, और ये तीनों बोल रहे हैं जबकि मैं पार्टनर नहीं, ये तीनों बोल रहे हैं इन दोनों से कि योगेश सर हमारे पार्टनर हैं, और मैं डिनाई नहीं कर रहा। अब इन दोनों ने इनके साथ डील कर ली, कुछ इन दोनों को नुकसान हो गया, ये तीनों तो गए भाग। अब योगेश सर कहां भागे? ये आ गए योगेश सर के पास कि भाई आपके पार्टनर्स ने मेरा नुकसान कर दिया, हमारा नुकसान भरो। तो क्या मैं मना कर सकता हूं? नहीं कर सकता मना। इसको कहते हैं स्टॉपेल बाय होल्डिंग आउट। यानी मैंने उस वक्त क्यों नहीं मना किया जिस वक्त ये रॉन्ग एड्रेसिंग कर रहे थे। बस खत्म हो गया, इतना था, खत्म। देख लो उसमें समझा क्या रहा है, अरे रुक भी तो रुक जा। When a person represents himself, सुन लो बेटा, when a person represents himself or knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm, इन तीनों ने मेरे को अपना पार्टनर बना दिया,
और मैंने क्या किया, शांति से एक्सेप्ट किया। ही इज लाइबल टू लाइक अ पार्टनर इन द फर्म। अब मैं क्या हो गया, लाइबल हो गया एज अ पार्टनर टू एनीवन हु इज ऑन फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि इन दोनों ने, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से इसी एग्जांपल को रखना है, क्योंकि इन दोनों ने इन तीनों से डील सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं पार्टनर। क्यों बता रहा हूं ये बात, ध्यान से सुनना। अब ये दोनों कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने पूछा कि आपने डील क्यों की थी इनसे, क्योंकि योगेश सर वहां पे पार्टनर थे। एक कह रहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो तीनों से डील की थी, योगेश सर भी वहां पार्टनर थे, लेकिन हमें इस बात से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि योगेश सर वहां पार्टनर थे या नहीं। तो ये केस आ जाएगा। इसलिए बोल रहा है टू एनीवन हु ऑन फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैज गिवन क्रेडिट टू द फर्म। इन दोनों ने इसी बात पर ट्रस्ट किया था कि मैं पार्टनर हूं, और अगर ये मना कर देते हैं कि हमने इस बात पर ट्रस्ट करके नहीं दिया लोन, तो फिर मैं बच गया, मतलब मैं सेफर साइड में चला गया। इसलिए बात ध्यान रखिए, ठीक है। घर जाके पढ़ना है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया होगा उसको रिकैप कर लेंगे, ये मत सोचना कि आगे नहीं पढ़ेंगे, बट प्रिपेयर्ड नाउ। अगला चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़कर आना है, पार्टनरशिप है। जितना पढ़ोगे आपको लगेगा कि 60 to 70, कभी कभी तो 80% भी आपको लगेगा कि तो पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ा हुआ सोचकर छोड़ मत देना, ये कॉन्सेप्ट पढ़कर आना है। कल ही क्लास है मेरी, मिलते हैं, कल ही तो क्लास है।